पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कान फिल्म फेस्टिवल से सेलेब के लुक लगातार वायरल हो रहे हैं। उफ, ये कान फिल्म फेस्टिवल का मेट गालाफिकेशन जो हुआ है ना, जाने कहाँ तक जाएगा क्या पता। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको आलिया भट्ट के बारे में, कान फिल्म फेस्टिवल के बारे में और वहाँ की पेपराजी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने वाली हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये लग रहा है कि आलिया भट्ट का कान फिल्म फेस्टिवल में हाइडी क्लम, कार्लोस सैंज, जेन फोंडा और फिलिपिन लेओरी जैसे बड़े सेलेब के साथ खड़े होकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था विदेशी पेपराजी ने एक एक्ट्रेस को कितनी अहमियत दी। मतलब इवेंट से एक्ट्रेस के 5 लुक लगातार सामने आए थे। पूरे इंटरनेट पर आलिया की फोटो शेयर हो रही थी और इस बीच एक रील वायरल होती है जिसमें दावा किया जाता है कि आलिया भट्ट को कान फोटोग्राफर ने इग्नोर कर दिया। फिर क्या था, फ्रीज फ्रेम, स्लोमो क्लिप्स और रेडिट पर लंबी लंबी चर्चा शुरू हो गई। किसी ने उस मोमेंट को ऑकवर्ड कहा तो किसी ने इंटरनेट वाला नया दमका दे दिया और एडिफिशिएंट। देखते देखते बात फैशन सिनेमा से हटकर इस पर आ गई कि बाहर की पेपराजी ने उनकी 4 तस्वीरें क्यों नहीं निकाली। गजब बात यह है कि जो लोग इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं उन लोग को शायद ये पता ही नहीं है कि ऐसे ग्लोबल रेड कारपेट असल में काम कैसे करते हैं। खासकर कान फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट किसी फिल्मी सपने से कम और एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड केओस ज्यादा होता है। दुनिया भर से आए फोटोग्राफर्स बैरिकेड के पीछे खड़े होते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सैकड़ों मेहमानों की तस्वीरें लेने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वे नाम भी चिल्ला रहे होते हैं, कैमरे सेट कर रहे होते हैं, एजेंसियों को तस्वीरें भेज रहे होते हैं और अगले स्टार को मिस ना करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बाहर जाकर कई भारतीयों को ही सबसे ज़्यादा जज क्यों करने लगते हैं। वो चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, शाहरुख खान हो, दीपिका पादुकोण या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। कान फिल्म फेस्टिवल में आने वाले सेलेब के लुक और पेपराजी के बारे में तो जानेंगे, पहले थोड़ा सा इस इवेंट के बारे में जान लेते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल को अगर आसान भाषा में समझना है तो ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां फिल्में, फैशन, पैसा, पीआर, ब्रांड्स, मीडिया, सोशल मीडिया, स्टेटस सब एक साथ मिलता है। यानी बाहर से दिखता है सिनेमा सेलिब्रेशन, लेकिन अंदर से ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का वर्ल्ड कप प्लस फैशन वीक प्लस बिजनेस समिट की तरह होता है। कांस का इनविटेशन हर किसी को नहीं मिलता। अगर किसी एक्टर या डायरेक्टर की फिल्म ऑफिशियली सिलेक्शन में होती है तो पूरी टीम को बुलाया जाता है। लेकिन आज के समय में बहुत सारे सेलिब्रिटीज फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि ब्रांड्स की वजह से कांस जाते हैं। जैसे लॉरियल पेरिस, डियोर या शोपर्ट जैसे लग्जरी कंपनीज अपने एम्बेसडर को वहां भेजते हैं ताकि ग्लोबल मीडिया कवरेज मिल सके। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं कि इस सेलिब्रिटी को कौन सी फिल्म आ गई है जिसकी वजह से वो वहां पहुंचे, जबकि असल जवाब होता है फिल्म नहीं, ब्रांड डील की वजह से वो गए हैं। अब इन्फ्लुएंसर्स भी कान का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि ब्रांड्स को पता है कि एक वायरल रील लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। इसी वजह से इंटरनेट पर हर साल बहस होती है कि कान्स अब फिल्म फेस्टिवल कम और इन्फ्लुएंसर्स इवेंट ज़्यादा बन चुका है। जो फेमस रेड कारपेट और स्टेयर्स दिखते हैं उनका पर्पस सिर्फ स्टाइल दिखाना नहीं बल्कि मीडिया एक्सपोजर लेना होता है। सेलिब्रिटीज़ वहाँ यूजुअली कुछ सेकंड या मैक्सिमम कुछ मिनट के लिए ही रुकते हैं। इतने समय में फोटोग्राफर्स लगातार उनका नाम चिल्लाते हैं ताकि सेलिब्रिटी उनकी तरफ देखकर पोज दें। उन्हें फ्रंट पोज, साइड पोज, आउटफिट शॉट और ज्वेलरी, क्लोथ सब देना पड़ता है। कान फिल्म फेस्टिवल काम कैसे करता है ये तो क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब ट्रोलिंग और उसके पीछे की कहानी को समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कई सालों से विदेश घूमने या बाहर रहने वाले इंडियंस के मन में एक सवाल बार बार आता रहा है कि आखिर इंडिया से बाहर जाकर इंडियंस ही कई बार दूसरे भारतीयों को सबसे ज़्यादा जज क्यों करने लगते हैं। हमेशा नहीं लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये बात अब सब जानते हैं। ये चीज़ें अक्सर छोटी छोटी बातों में दिखाई देती हैं, जैसे जानबूझकर दूरी बनाना, ज़रूरत से ज़्यादा फेक एक्सेंट में बात करना या फिर ये साबित करने की कोशिश करना कि मैं बाकी इंडियन जैसा नहीं हूँ या नहीं हूँ। अब ये सिर्फ असल ज़िंदगी तक सीमित नहीं रहा, सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ साफ दिखाई देती है। जब कोई भारतीय सेलिब्रिटी इंटरनेशनल स्टेज पर पहुँचते हैं तभी अचानक क्रिटिसिज्म इतना पर्सनल और हार्श हो जाता है जैसे लोग बस इंतज़ार में हो कि वो कोई गलती करें और इधर रील कटे। आलिया भट्ट को लेकर चल रही बहस इस चीज़ का नया एग्जाम्पल है। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा, जोनस भी अपने शुरुआती हॉलीवुड दौर में लगातार ऐसी ट्रोलिंग और मॉकरी झेल चुकी हैं। उनके एक्सेंट तक को डाइसेक्ट किया जाता था। जिस तरह वो अलग अलग जगहों पर अपनी भाषा और बोलने का तरीका बदलती थी वो मीम मटेरियल बन जाता था। अगर वो ज़्यादा इंडियन लगती तो कहा जाता कि बहुत ट्राई कर रही हैं ज़्यादा, और अगर इंटरव्यूज़ में थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट आ जाता तो लोग बोलते कि अपनी रूट्स भूल रही हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ वो कुछ भी करती लोगों को उसमें प्रॉब्लम निकालनी ही थी।
फिर बारी आई दीपिका पादुकोण की, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म हॉलीवुड की जो एक्सेस रिटर्न ऑफ जेंडर केज को विन डीजल के साथ प्रमोट करना शुरू किया, तो सोशल मीडिया को मानो नया टॉपिक मिल गया था। उनके इंटरनेशनल इंटरव्यूज और टॉक शो अपीयरेंस को फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया जाने लगा। लोग पूछ रहे थे कि क्या वो नर्वस हैं, क्या वो विन डीजल के सामने ओवरशैडो हो रही हैं, क्या हॉलीवुड उन्हें सीरियसली ले भी रहा है या नहीं। हालात ऐसे हो गए थे कि उनकी हर स्माइल, हर पॉज और हर रिएक्शन तक इंटरनेट डिस्कोर्स बन चुका था। पिछले साल जब शाहरुख खान मेट गाला में अपना डेब्यू करने पहुंचे, तब भी सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी, लेकिन चर्चा उनके फैशन से ज़्यादा वैलिडेशन को लेकर थी। क्या इंटरनेशनल मीडिया उन्हें पहचान रही थी? क्या वहाँ के फोटोग्राफर जानते थे कि वो कौन है? क्या लोग उनका नाम उतनी ज़ोर से बुला रहे थे जितना दूसरे स्टार्स का नाम बुलाते हैं? पूरा डिस्कोर्स कई बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कलेक्टिव अटेंडेंस चेक चल रहा हो कि देखो दुनिया ने नोटिस किया या नहीं किया। अब आलिया भट्ट भी उसी लंबे लिस्ट का हिस्सा बन चुकी हैं जिसमें अहिना खान और करण जौहर जैसे नाम पहले से ही शामिल हैं। जो लोग सालों से कान फिल्म फेस्टिवल अटेंड करते आए हैं वो अक्सर बताते हैं कि रेड कारपेट असल में कितना क्योटिक और ओवरवेलमिंग होता है। वहाँ सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि कई बार खुद सेलिब्रिटीज़ भी कुछ सेकंड के लिए डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले छोटे छोटे क्लिप्स उन्हीं कुछ सेकंड्स को पूरी कहानी बनाकर आपके सामने पेश करता है। अगर किसी फोटोग्राफर ने 2 पल के लिए कैमरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो इंटरनेट तुरंत उसे ग्लोबल ह्यूमिलिएशन बना देता है, जिसे दुनिया ने ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया हो। लेकिन शायद असली बात इससे भी बड़ी है। कई भारतीयों के अंदर कहीं ना कहीं ये सोच बैठ चुकी है कि वेस्टर्न वैलिडेशन ही सक्सेस का अल्टीमेट सर्टिफिकेट है। अगर विदेश में तालियां मिली तभी अचीवमेंट बड़ी मानी जाएगी, और अगर वहाँ थोड़ा भी ऑकवर्ड मोमेंट दिख गया तो उसे फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे अपने टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है ये साबित करना कि देखो वेस्ट ने भी हमें एक्सेप्ट कर लिया है। ये सोच कहीं ना कहीं उस इनसिक्योरिटी को दिखाती है जो सालों के कॉलोनियल हैंगओवर, ग्लोबल इमेज की चिंता और इंटरनेट की ह्यूमिलिएशन बेस्ड एंटरटेनमेंट कल्चर से बना है। जब कोई भारतीय एक्टर विदेश जाता है तो वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं रह जाता, अचानक वो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। उसका आउटफिट सिर्फ फैशन नहीं रहता, वो इंडिया की इमेज से जुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भारत आते हैं तो उन्हें अक्सर इतनी माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी फेस नहीं करनी पड़ती। इस पूरी चीज़ का सबसे आयरॉनिक हिस्सा ये है कि जिन सेलिब्रिटीज़ को लोग ऑनलाइन मॉक कर रहे होते हैं वो पहले से ही इंडियन एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े और सक्सेसफुल नामों में शामिल होते हैं। आलिया भट्ट आज भी देश की हाईएस्ट पेड फीमेल एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं, और ऐश्वर्या राय बच्चन को ही देख लीजिए। आज उनका कान फिल्म फेस्टिवल डेब्यू खासकर पहनी गई उनकी पीली साड़ी को आइकॉनिक मोमेंट मानता है, लेकिन उसी दौर में उन्हें भी फैशन चॉइस को लेकर सालों तक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। समय के साथ वही चीज़ें जिनका इंटरनेट कभी मजाक उड़ाता है बाद में पॉप कल्चर नॉस्टैल्जिया बना देता है। अब इस वीडियो में कई बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए युवा पर मास्टर शॉट।